बेसिक एलएलबी वाला ही पूछा जाता है मोस्टली, बट आप फोकस करें सब्सटेंटिव लॉ पे, उसमें भी जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो बेसिक जो सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल बहुत नहीं पूछा जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग जामिया एलएलएम के बारे में पूछ रहे थे, मैं वीडियो कब लेकर आऊँगा। फाइनली आज की इस वीडियो में मैं एलएलएम कवर करने की कोशिश करूँगा। जो अभी करंटली एलएलएम के स्टूडेंट हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, उनसे जानूँगा तो पेपर का पैटर्न क्या होता है, फिर किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर आप में से कौन एलिजिबल है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज की इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट आइए हम मिलते हैं वीडियो में। ओके अंकुर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर, आप मुझे बताइए, अभी आप एलएलएम कर रहे हैं कौन सी ईयर में? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड सेमेस्टर। तो क्या आपने बीएलएल यहीं से किया है? नहीं, बीएलएलबी मैंने नहीं किया है। मैंने पहले बीटेक किया है, देन एलएलबी किया है। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके। हाँ, देन एलएलएम कर रहा हूँ 1 साल के गैप के बाद। तो अंकुर, मुझे आप बताइए, जामिया चूँकि आप जी रहे हैं बहुत दिनों से, तो जामिया आपको कैसा लग रहा है? स्पेशली अगर मैं लॉ फैकल्टी की बात करूँ, यहाँ के लोग, प्रोफेसर्स, फ्रेंड्स, सब लोग कैसे लगते हैं आपको? अच्छा है काफ़ी। यहाँ पे मेन जो मुझे जो यहाँ का बेसिस लगता है वो लगता है कि एकेडमिकली काफ़ी फोकस्ड है ये इंस्टीट्यूशन। थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, स्पेशली क्योंकि मैं ड्यू से हूँ तो थोड़ा सा कंपैरिजन चलता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा है। बट जो बेसिक देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉ, तो एकेडमिकली इट शुड बी गुड। तो बीट प्रोफेसर्स, बीट फ्रेंड्स, तो मतलब ऑफ कोर्स एंट्रेंस आते हैं सभी बच्चे भी काफ़ी सिंसियर और अच्छे हैं, और प्रोफेसर भी मेनली फोकस्ड अपॉन कि आप अच्छे से मतलब पढ़ें, और अपना भी बहुत ट्राई करते हैं। दे कम ऑन टाइम और दे आर वेल प्रिपेयर्ड, सारे जितने प्रोफेसर्स हैं, एंड दे ट्राई टू डिलीवर मतलब वेरी गुड। ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा? एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज देखिए मतलब आप कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट हाँ मेन फोकस देखिए पढ़ाई होता है एट द एंड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉ। एंड इन आवर एलएलएम इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे से पढ़ाई करवाएं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, मतलब पढ़ाई मतलब क्वालिटी एजुकेशन है। जो रैंकिंग्स वगैरह दिखती हैं तो दे आर वर्थ इट। तो अंकल, सबसे पहले मुझे आप बताइए, सब एलएलएम कर रहे हैं, तो एलएलएम की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो कौन एलिजिबल है इसके लिए? एलिजिबिलिटी यहाँ पे ये है कि अगर आपने अपना 5 साल का बीएलएलबी किया है या फिर आपने एलएलबी किया है, तो मिनिमम एक क्राइटेरिया 45% के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलएलएम के लिए एलिजिबल हैं। या तो आप अपने अभी जस्ट पास आउट हैं, या गैप भी है तो चलेगा, तब आप एलएलएम के लिए वो दे सकते हैं। आपने एक कहा, एक तो बीएलएलबी और एक एलएलबी। हाँ। तो एलएलबी वाला क्या कॉन्सेप्ट है? एलएलबी का ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अपने इंडिया में 2 कोर्स होते हैं बैचलर लेवल पे लॉ के। एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल का होता है, वो आफ्टर 12th होता है, तो वो कहलाता है बीएलएलबी, तो वो 5 साल का होता है। तो वो एक बार बीएलएलबी आप इंटीग्रेटेड करके तब आप एलएलएम के लिए एलिजिबल हो गए। और एक होता है कि आप कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन आप कर लीजिए, 3 साल की, 4 साल की, जैसे मेरे केस में बीटेक किया 4 साल का, बीएससी कर लीजिए, बीए कर लीजिए, जो भी बीकॉम कर लीजिए, 3 साल का वो हो गया, या जितने भी साल का जो भी हो गया। उसके बाद आप 3 साल का वो जो उसके बाद आप एलएलबी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वो कुछ ही यूनिवर्सिटी जैसे डीयू है, बीएचयू है, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कराती हैं, तो वो 3 साल का रहता है। तो उसके बाद अगर वो वाला भी एलएलबी है, तो चाहे आप इंटीग्रेटेड बीएलएलबी किया हो या फिर आपने एलएलबी किया हो, जो आफ्टर नॉर्मल ग्रेजुएशन जो भी आपने किया, उसके बाद आप एलएलएम के लिए दोनों केसेस में एलिजिबल हो जाए। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन है, लाइक अगर मैंने नॉर्मल कोई किसी सब्जेक्ट से बीए किया, फिर एमए किया, उसके बाद मैं एलएलएम करना चाह रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? हाँ, आप चाहे बीए, एमए या 3-4 डिग्री और पकड़ लीजिए, एमबीए, व्हाटएवर, लेकिन आपको एलएलबी पहले करना पड़ेगा। एलएलबी मैंडेटरी है। ये नहीं कि आपने 4 डिग्री ले लिया और आप कहते नहीं हम एलएलएम कर, नहीं, बिकॉज दैट इज बैचलर ऑफ लॉ। वंस जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी लॉ की, तो आप रिसर्च बेस में कहाँ से आएंगे, वो भी स्पेसिफाइड फील्ड में। इट्स जस्ट लाइक डॉक्टर वाला बहुत मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट। जैसे एमबीबीएस है, तो आप एमडी कैसे करेंगे कि किसी में मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट है, मान लीजिए कोई ऑर्थोपेडिक होता है, किसी ऑर्गन पे है, तो वो एमडी तो बाद ही होगा ना, पहले आप पूरी बॉडी का बेसिक तो जानेंगे। तो बिल्कुल वो लॉ और वो काफ़ी सिमिलर है। तो उसी तरीके से आपको पहले एलएलबी करना पड़ेगा, देन ओनली आप एलिजिबल हो गए एलएलएम के लिए। ओके, मैं उम्मीद करूंगा जो भी आप हमारे व्यूवर्स हैं, आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया, राइट? ओके अंकुर, अब सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो एलएलएम का एग्ज़ाम होता है कितने नंबर का होता है और क्या पैटर्न होता है? हाँ, यहाँ पर ये 3 घंटे का एक एग्ज़ाम होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पेपर आपको एक ही मिलेगा, बट उसके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है दैट इज़ ऑफ 140 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव। 1 नंबर का एक सवाल होता है, तो 140 प्रश्न होते हैं, और एक उनमें मतलब सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। वो 140 का हो गया, वो पार्ट ए हो गया आपका।
वो एक ही साथ आपको पेपर मिले। जो पार्ट बी है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, क्योंकि एलएलएम में यू आर सपोज टू राइट ऑल्सो, मतलब कि आप लिखना दे, तो वो 60 नंबर का होता है, जो बचा 60 है। टोटल जो पेपर पार्ट ए पार्ट बी मिला के 200 मार्क्स का होता है। उसमें से आपके जितने भी मार्क्स, मतलब आपके जो मेन आएंगे वो पार्ट ए पार्ट बी नहीं, वो पूरा कंबाइंड मार्क्स आएंगे, जो भी आएगा उसमें से मेरिट बनती है। हाँ, बुकलेट सेम होती है। उसमें आपको क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसका तो आपको एमआर दे देंगे पार्ट ए का, और जो पार्ट बी का है उसको आपको एक अलग से कॉपी दे देंगे, और उसमें मतलब फिक्स स्पेस रखते हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो उसमें हाँ एक चीज़ है स्पेशल जी कि 10 क्वेश्चंस आएंगे पार्ट बी में, और उसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे, तो 4 आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शन होता है। हाँ, पार्ट सबसे पहले मैं पार्ट ए में आऊँगा। जैसे आपने कहा 140 क्वेश्चन होता है एमसीक्यू का, मैं उसका सिलेबस जानना चाहूँगा थोड़ा, क्या क्या उसमें पूछते हैं। जो पार्ट ए है आपका वो काफ़ी मतलब पिछले कुछ सालों से 3-4 साल से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। मोस्टली जो उसमें पूछा जाता है आपका बेसिक एलएलबी वाला ही पूछा जाता है मोस्टली, बट आप फोकस करें सब्सटेंटिव लॉ पे, उसमें भी जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो बेसिक जो सब्सटेंटिव लॉ है। प्रोसीजरल बहुत नहीं पूछा जाता है। दूसरी चीज़ इंग्लिश, अब इन्होंने लगभग 15 क्वेश्चंस मतलब आउट ऑफ 140, ये थोड़ा नया डेवलपमेंट है, बिकॉज हाँ थोड़ा सा इंग्लिश का जो भी उनका होगा रीज़न, इंग्लिश हो गया। देन करंट अफेयर्स एंड जीके वो भी आता है, वो भी लगभग 15-20 तो ये 15-20 हो, ये 15-20 हो गया। बाकी जो 80 to 100 क्वेश्चंस हैं दैट आर बेस्ड अपॉन लॉ, और जो मैंने बताया उसमें भी प्रोसीजरल नहीं कि आप सीपीसी सीआरपीसी के लिए परेशान हो रहे दे रहे, नहीं, सब्सटेंटिव पूछते हैं। हाँ, तो आपने करंट अफेयर कहा, तो मैं जानना चाहूँगा क्या करंट अफेयर रिलेटेड टू लीगल फील्ड होता है फिर जनरल करंट अफेयर होता है। लीगल नहीं, हाँ जनरल करंट अफेयर होता है। एंड जो मैंने ऑब्जर्व किया था, मतलब आप एक तो पैटर्न मतलब प्रीवियस ईयर से आप तो थोड़ा सा कर सकते हैं, मैंने जो एडजस्ट किया था उसको ये था कि वुमेन सेंट्रिक करंट अफेयर्स दे आर वेरी मच। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि न्यूजीलैंड की उस टाइम कोई फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो अपने आप में एक बड़ी बात हो, तो वुमेन सेंट्रिक हो गई कोई चीज़ें, वो करंट अफेयर्स। लेकिन एज सच अगर आप कहें कि लीगल करंट अफेयर्स एज सच कहूँ कि नहीं अलग से आपको नहीं, वो जनरली पूछते हैं, और लेवल भी इजी टू मीडियम, मतलब मीडियम में। इट्स नॉट लाइक कि बहुत कोई डीप में पूछ लेंगे कि बजट का बताइए, रुपए कितने, ऐसी ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ऊपर का पूछेंगे। बट हाँ आप थोड़ा एक बार एनालिसिस करके, जैसे मेरा वो जो वुमेन वाला एनालिसिस था, तो एक बेसिक और लगभग बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं पूछते हैं, वही 6 महीने से लेकर अभी तक का जो लास्ट के मंथ तक, क्योंकि लास्ट मंथ पेपर बनता है, तो उसी के बीच में आप अपना करंट अफेयर तैयार करें। ओके, अरे ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर्स होते हैं। हाँ दोनों, जैसे मैंने क्वेश्चन एक बताया वो इंटरनेशनली था। हाँ। ओके, उसके बाद सेम क्वेश्चन मेरा होगा जीएस या जीके के लिए, आपने जैसे कहा, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस, लाइक उसमें क्या जीएस की अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड करता है फिर क्या। नहीं, उसमें बेसिकली थोड़ा सा साइंस एंड टेक डाल देते हैं, थोड़े मतलब बेसिक क्वेश्चन डाल देंगे, जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो 10th लेवल तक के, मैट्रिक लेवल तक के थोड़े बहुत, वो भी कम ही आते हैं। मोस्टली जो पार्ट रहता है वो रहता तो करंट अफेयर्स का ही है। जो मैंने बताया कि ओवरऑल अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 8 to 10 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर्स के होंगे। 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे कि कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि मतलब इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, या इस तरीके का कोई। एंड जो मेन जो चीज़ है वो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करिए, क्योंकि काफ़ी रिपीट भी हो जाते हैं इनमें से, स्पेशली इस पार्ट में से। बिल्कुल पैटर्न का भी, और 8 out of 140 क्वेश्चन आई टेल यू 8 to 10 क्वेश्चन विल बी रिपीटेड। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे वो भी आप देख लेंगे। एंड ये केवल इसमें मतलब करंट अफेयर में नहीं, मतलब जीएस में ही नहीं, लॉ में भी एप्लीकेबल है जी। ओके, तो आप लोग एटलीस्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू जरूर देखना है। हाँ, मतलब इट्स बेटर कि 10 ईयर्स कर लो, मतलब 5 ईयर्स तो इज बेयर मिनिमम, मतलब यू शुड डू। Okay, और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लाइक जिस तरह बीएलएलबी की हम बात करें तो इसमें मैथ का क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, क्या एलएलएम में भी ऐसा होता है। नहीं, एलएलएम में ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती, एक भी क्वेश्चन नहीं होता है उसका। जो मैंने बोला कि एक लेटेस्ट डेवलपमेंट इंग्लिश का ही है, बाकी बिकॉज दे आर मोस्टली कंसर्न कि आपको जो बेसिक लॉ की नॉलेज है, बिकॉज बीएलएलबी इज डिफरेंट थिंग कि रीजनिंग की, हाँ मतलब ग्रास्पिंग पावर कितनी होगी बच्चे की, दे वांट टू हाँ चेक योर फंडामेंटल लेवल्स और इस तरीके से। बट यहाँ पर क्या है कि एटलीस्ट यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ बेसिक लॉज, तो वो लॉ पे ज़्यादा फोकस। तो 80 to 100 क्वेश्चन इसलिए बेसिक सब्सटेंटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और फैमिली लॉज के हो गए। क्रिमिनल लॉ में अपना आईपीसी काफ़ी पूछते हैं लोग, क्योंकि वही सब्सटेंटिव पीसेज हैं, मतलब तो प्रोसीजर नहीं सब्सटेंटिव में। ओके, तो ऑलमोस्ट उम्मीद करूँगा जब पार्ट 1 क्लियर होगा, मैं पार्ट बी जानना चाहूँगा। पार्ट में आपने 10 क्वेश्चंस बताए, वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, वो काफ़ी एक मतलब काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में तो जैसा मैंने कहा कि मतलब 140 है, बट मोर और लेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव आपका काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, जो मेरे साथ भी था। तो उसमें मतलब आउट ऑफ 10 मतलब 10 क्वेश्चन हैं, 6 करने हैं आपको,
तो मोस्टली उसमें भी सेम कहानी है जो पार्ट ए में थी, क्या कि उसमें भी आपका सब्सटैंटिव लॉज ही पूछे जाते हैं, उसमें भी प्रोसीजरल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसमें आपका जो मेन एक या दो क्वेश्चन एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तो आने ही आने, बिकॉज वो तो बेस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो यू आर सपोज टू नो कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट, एक दो क्वेश्चन आईपीसी के पक्का आने 100%, और वो भी बेसिक। क्वेश्चन किस तरह इसमें सब्जेक्टिव में किस तरह होगा, डिस्क्रिप्टिव में क्या उसको एक्सप्लेन करने का है फिर क्या? हाँ, मतलब उसमें ज़्यादा मतलब इन्होंने खैर केस बेस्ड तो नहीं दिया था। आईपीसी में दो तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब केस बेस्ड आ गया कि जी इसने इसको मारा तो आप बताइए, डिसाइड करिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है, वो मतलब काफ़ी सटल मतलब सीधे सीधे आते हैं कि मतलब कि जैसे किडनैपिंग है या थेफ्ट है या फिर ऐसा है तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ थेफ्ट और एक्सप्लेन विद डिसाइडिंग फैक्टर्स वेदर, मतलब थोड़ा सा उसी को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, बट एज सच केस बेस्ड नहीं। डाल भी सकते हैं एक आध केस बेस्ड, बट जो मतलब ऊपर के प्रोविजन से पूछते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो केस डाल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब मेरा कहने का है कि आप उसको इग्नोर ना करें जब आप आएँ, जैसे तो थोड़ा सा जो केसेस हैं, जो लैंडमार्क केसेस हैं, जैसे डेथ पेनल्टी पे मान लीजिए आ जाए, कैपिटल पनिशमेंट पे आ जाए, तो जैसे बच्चन सिंह के केस हैं वो सब आपको डालने पड़ेंगे, तो वो आप केसेस भी पढ़ के आएँ फॉर दैट मैटर। तो मेनली लेकिन सब्सटैंटिव फोकस करें। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आर्टिकल 21 हो गया, जो इम्पोर्टेंट मतलब ऊपर के, बहुत कोई डीप में नहीं पूछ लेगा जाके कि इमरजेंसी प्रोविजंस या इस तरीके की 350, बट ऊपर का जैसे फंडामेंटल राइट्स नॉर्मल हो गया, इक्वालिटी पे पूछ लेगा और उस पर पूछ लेगा। आईपीसी में भी वही कहानी है, थेफ्ट का पूछ लेगा ऊपर के, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डीप में नहीं कि या ऊपर में कि मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या है, तो 302 304, तो थोड़े बहुत केसेस अगर आप डालेंगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। तो वो चीज़ क्वेश्चन क्या है, एक ही लैंग्वेज में होता है फिर क्या? हाँ, क्वेश्चंस पूरे इंग्लिश में ही हैं यहाँ पे, वो बाइलिंगुअल। हाँ, आंसर भी इंग्लिश में ही है, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसका। हाँ, मैंने तो मतलब इंग्लिश में ही मतलब अलग से जहाँ तक मेरी जानकारी है तो इंग्लिश में ही है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि जो मुझे एग्जाम पेपर मिला था उसमें बाइलिंगुअल चीज़ है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि जो जैसे कुछ यूपीएससी के एग्जाम की लेफ्ट में हिंदी में ये तो यहाँ पे तो प्योर इंग्लिश में ही है। सो अब पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट सबको पता चल गया था। मुझे बताइए तैयारी आपने कहाँ से किया था, फिर बच्चों को कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तैयारी के लिए तो सबसे पहले जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है इसमें भी यही होता है कि सबसे पहले तो PYQs उठाने हैं, क्योंकि आप जब तक ये नहीं जानेंगे कि पेपर की डिमांड क्या है तो आप मतलब तैयारी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ये कई बार ऐसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट कि आप क्या छोड़ना है आपको, क्योंकि आप बहुत कुछ है तैयारी करने के लिए। तो उसके लिए आप जो फोकस करेंगे, स्पेसिफिकेशंस आपके कहाँ से आएंगे, PYQ से। आप जब उसको एनालिसिस करेंगे तो आपको एक वो बन जाएगा, मतलब एक फ्रेमवर्क बन जाएगा माइंड में कि आपको किस तरीके से और किस चीज़ पे जब आप पढ़ रहे हो मेन चीज़, तब आप किस चीज़ पे फोकस करेंगे। अगर मेरी बात करें तो मतलब पहले तो PYQs हो गए। दूसरा जो जीके और करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल है, मतलब आई कैन, मतलब हाँ डेफिनेटली जीके टुडे आई वाज फॉलोइंग, वो बहुत अच्छा चैनल है। क्या है मतलब उसमें क्या अनपेड है। रोज़ सुबह 7 बजे जीके टुडे वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़ होती हैं डे की, वो आपको बताते हैं। तो आई यूज़ टू डू कि जो 6 महीने पहले की वीडियो से स्टार्ट कर दिया, प्लेलिस्ट तो होती है, तो वहाँ पे जाके उसमें मैं उसी से अपने नोट्स बना लेता था। एंड उसमें भी क्योंकि आप अगर 10 न्यूज़ पकड़े 6 महीने से लेके हज़ारों न्यूज़ हो जाएंगी। मैंने क्या बोला कि PYQs पहले ऑब्जर्व किए कि अच्छा वुमेन सेंट्रिक करंट अफेयर ये आ रहे हैं या फिर इस तरीके से, तो वो मैं मतलब 10 में से सारी न्यूज़ नहीं, जैसे जो वुमेन सेंट्रिक हो गई या जो जामिया टाइप के जो करंट अफेयर्स हैं, तो उससे रिलेट करके वो लिख लेता था मैं। जैसे मान लीजिए जैसे जामिया में जैसे वो भी है थोड़ा सा कि स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं करंट अफेयर के। तो जैसे चंद्रयान हो गया या फिर मतलब अभी भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मान लीजिए आदित्य L1 है या जो सन पे गया है या कुछ इस तरीके से, तो जो स्पेस का जैसे करंट अफेयर है आई विल राइट इट डाउन, और वुमेन रिलेटेड है आई विल राइट इट डाउन। तो ये तो जीके टुडे हो गया। लॉ के लिए बेसिक तो अपनी बुक्स हैं ही सारी, सब्सटैंटिव उस पर वो भी वही PYQ से कि किस लेवल के जैसे सेक्शंस पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तो उसके लिए बेरक वगैरह। बाकी एक उसमें भी मैंने एक यूट्यूब चैनल ही फॉलो किया था। हाँ, उन्होंने क्या किया था, मैं उनका चैनल का नाम एक्चुअली भूल रहा हूँ क्या है, बट आप जामिया का अगर LLM के लिए स्पेसिफिकली डालेंगे तो उनका इकलौता ही चैनल है जिन्होंने सारे पेपर्स पिछले डिस्कस करे हुए। उन्होंने अच्छा क्या किया है काम कि क्योंकि आप हर क्वेश्चन पेपर ढूंढें फिर उसके आंसर्स ढूंढें, तो प्रॉब्लम उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उसको एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करके और उसका आंसर करके और आपको बताया हुआ है। तो आप मैं यही करता था कि वो सारा देख लिया उनका, एक बार सारा एनालिसिस कर लिया, फिर जो ऑप्शंस थे, इवन ऑप्शंस भी जो थे कि जैसे कई सेक्शंस हैं तो वो सेक्शंस भी एक बार उठा के एक बार देख लिए कि हाँ इसमें क्या चीज़ है। तो इस तरीके से ही लॉ कवर हो गया, जीके कवर हो गया। जो पार्ट B का जो चीज़ थी,
तो उसके लिए तो वही जो नोट्स थे अपने जो हमारे LLB के, को हमने LLB तो करी हुई है, तो जो लैंडमार्क, बिल्कुल बिल्कुल, तो LLB वाले ही हैं ऑफकोर्स। तो जो भी आपके उसमें भी, क्योंकि बहुत वाइड है, तो उसमें मैंने कहा वही PYQs ही काम आएंगे, क्योंकि वो भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्टिव का कि 10 में से कौन से क्वेश्चन है कि फैमिली लॉ के किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिवोर्स से रिलेटेड आ रहे हैं या प्रॉपर्टी रिलेटेड आ रहे हैं, या IPC में है कि ये लोग मर्डर ज़्यादा पूछ रहे हैं या फिर किडनैपिंग पूछ रहे हैं या थेफ्ट पूछ रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 21 ज़्यादा पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं। तो उसके आप उठा के नोट्स उठा के जो उसके लैंडमार्क केसेस हैं वो बिल्कुल मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलिए कुछ भी लिख दें, बट वो नहीं करना है, क्योंकि केस जब तक नहीं डालेंगे वो आंसर आपका डिस्क्रिप्टिव में अच्छा नहीं। हाँ, तो वो अगर इतना सारा आप कर लोगे, और ये चीज़ है मतलब 3 मंथ्स आर इनफ, मतलब अभी तो आई थिंक कितना है, अभी भी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तो हैं। हाँ, 3 मंथ्स आर इनफ। अच्छा ठीक है, बट हाँ ठीक है, मतलब डेफिनेटली। सीट कितना है LLM के लिए? LLM के लिए जो ओवरऑल यहाँ पे सीट्स अलॉटेड हैं, दे आर 30 इन रेगुलर एंड 30 इन सेल्फ फाइनेंस। ओके, टोटल 60। टोटल 66 आता है। फीस इज दे हैव रिवाइज्ड इट अभी तो, मतलब व्हेन आई जॉइंड LLM तो फीस वो 10,000 अ ईयर फॉर रेगुलर, हाँ, एंड 62,500 फॉर सेल्फ फाइनेंस. So there is a bit different, quite a huge difference actually. And now, but they have revised it. I think for us it's 15,000 a year now. Yeah, for regular student. And for self finance, I think they have not increased it much because it was already increased. I think so. I think it's around 65,000 now. ओके, सो अंकुर, इतनी सारी हम जानकारी देने के लिए और हमारे व्यूवर्स को या फिर जो LLM करना चाह रहे हैं उनको गाइड करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं वो आपके जूनियर बनकर ज़रूर आएंगे और आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं भी सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा। अब बस मैंने जैसा बोला, मतलब PYQs और ये सब है, अगर सिंसियरिटी से, रेगुलरिटी से, अगर दिन के आप 3 से 4 घंटे भी इस चीज़ में आप रेगुलरली बट कंसिस्टेंटली, क्योंकि अब यू डोंट हैव डेज टू लूज़, तो अगर आप 2 महीने इसमें सिंसियरिटी से लग गए तो डेफिनेटली मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड होप टू सी यू हियर सून। ओके, थैंक्स अगेन। थैंक यू सो मच।